नमस्कार, जय जोहार साथियों। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश देश किसका में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तीसरे चरण के मतदान के लिए छत्तीसगढ़ के 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया होनी है। वोट डाले जाएंगे 7 मई को और इसके लिए आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है। बीजेपी पूरी तरह से ताकत झोंकती नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज खुद सरगुजा लोकसभा जिले में पहुंचे हैं और चुनावी सभा को वो संबोधित कर रहे हैं। यानी कि ये जो आखिरी दिन है और ये आखिरी मौका भी बीजेपी इस बार हाथ से नहीं जाने देना चाहती और यही कारण है कि लगातार इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, वहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लंबी फेहरिस्त देखने को मिली। कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि लिस्ट भले ही ज्यादा लंबी थी कांग्रेस की, लेकिन स्टार प्रचारक जो है उनकी रैलियां यहां पर इतनी ज्यादा नहीं हो सकी। तो दोस्तों, पहले और दूसरे चरण के मतदान में 4 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब बची 7 सीटें जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि भले ही दूसरे चरण के मतदान में कांग्रेस के दिग्गजों का फैसला ईवीएम में कैद हो गया हो, लेकिन जो तीसरे चरण का मतदान है इसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी है। कहीं पर लीड की लड़ाई है तो कहीं पर मोदी की गारंटी को लेकर चुनाव की जो लड़ाई बीजेपी लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस जो है महंगाई को लेकर मुद्दा बना रही है। 7 सीट है, 7 सीटों पर हम बहुत ही कम शब्दों में और आसान शब्दों में आपको आकलन करके बताएंगे, विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि इन 7 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, किसको इस बार इस सीट पर बढ़त मिल सकती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। तो रायपुर का जो लोकसभा सीट है ये बीजेपी का अभेद किला माना जाता है। ये लगातार बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करती आ रही है और दशकों से कांग्रेस जो है यहाँ पर जीत के लिए तरसते आ रही है। तो इस बार जो है यहाँ पर बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल, जो कि अजय विधायक के रूप में जाने जाते हैं, उन्हें यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने अपने सबसे युवा चेहरे विकास उपाध्याय को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। अब एक एक सीट का मैं यहाँ पर बात करूंगा और एक एक सीट पर हम मिलकर यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मयंक, सबसे पहले बात रायपुर लोकसभा सीट की। यहाँ पर लीड की लड़ाई देखने को मिल रही है। मुद्दे तो वैसे भी इस लोकसभा चुनाव में कहीं गौण होते नजर आ गए हैं। लगातार मोदी की गारंटी ही हो रही है और आरोप प्रत्यारोप ही चल रहे हैं। इस बीच अगर हम रायपुर की बात करें तो इस बार काफी ज्यादा यहाँ पर लोकप्रिय हो गया है इस बार का मुकाबला, क्योंकि युवा वर्सेस तजुर्बा की लड़ाई है यहाँ पर और लीड की लड़ाई है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार रायपुर में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, और अगर बीजेपी का पलड़ा भारी है तो वो क्यों है, और कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर विकास उपाध्याय बृजमोहन अग्रवाल को देते नजर आ रहे हैं? आप कितना समझ पा रहे हैं? बिल्कुल पूजा, जैसे आपने बताया कि तीसरा चरण का चुनाव है, राजधानी की बात तो निश्चित तौर पर करेंगे, लेकिन हल्का सा प्रारूप हम बता देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का चुनाव है और तीसरे चरण के चुनाव में कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर लगी है। ऐसे कई चेहरे हैं जो हो सकता है कि अगर जीत गए तो वो शिखर पर भी जा सकते हैं, अगर उनको कहीं ना किसी तरह से हार का सामना करना पड़ा तो उनकी राजनीतिक जो भविष्य है वो भी धराशायी हो सकती है। ऐसे महत्वपूर्ण जो सीट है, जैसे राजधानी की बात आपने कही, तो बृजमोहन अग्रवाल निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ ही नहीं, अविभाजित मध्य प्रदेश से सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जन नेता के रूप में उनको पसंद किया जाता है। वो अभी तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं, लेकिन ये बात अलग है कि वो लगातार विधानसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पाया, या वो लोकसभा चुनाव केंद्र की राजनीति में जाने का उनका सीधा तौर पर नाता नहीं रहा है। वो खुद राज्य की राजनीति में सीधे तौर पर दखल रखते रहे हैं और वो इसी वजह से राज्य की राजनीति पर अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखे हैं, चाहे वो सरकार में रहे चाहे वो विपक्ष में रहे। सरकार की बात कर दिया तो छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी वो कई बड़े मंत्रालय में काम कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ में केवल मुख्यमंत्री को छोड़कर वो तमाम जो पद हैं, तमाम विभागों पर वो काम कर चुके हैं। उनका तजुर्बा इस लिहाज से हम मानते हैं। अब बात कर देते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव में जो पिछला चुनाव था 2019 का, उसमें भी बृजमोहन अग्रवाल जो है भले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उनके बहुत ही भरोसेमंद सुनील सोनी को चुनाव लड़ाया गया था और उस दरमियान उन्होंने भी नहीं सोचा था कि 2019 में जब चुनाव था वो इतने बड़े लीड से जीत जाएंगे। उस दरमियान क्योंकि सत्ता सरकार पर कांग्रेस थी और कांग्रेस से जो प्रमोद दुबे चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मुकाबला वन साइडेड कांग्रेस की ओर झुक रहा है, लेकिन नतीजा पूरी तरह से विपरीत आ गया। और फिर बात कर दिया रायपुर लोकसभा की। रायपुर लोकसभा तो एक तरह से बीजेपी का गढ़ रहा है। यहाँ पर बीजेपी के दिग्गज नेता जो है रमेश बैस जो है लगातार जीतते आए, तमाम नेताओं को पटखनी दे चुके हैं। वो
चाहे विद्याचरण शुक्ल की बात हो या वर्धमान में जो जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, ऐसे तमाम नेताओं को वो बुरी तरह से बिल्कुल, यानी कि इस बार का जो रायपुर का ये जो मुकाबला है वो काफी रोचक हो जाता है जब युवा चेहरा यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। यानी कि विकास उपाध्याय को भी इतना आसान नहीं लेना चाहिए, भले ही उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया, लेकिन लगातार युवाओं के बीच उनकी एक अलग पकड़ है। तो ये तो रही रायपुर लोकसभा सीट की बात, और ऐसे ही हम बहुत कम शब्दों में, क्योंकि सीट ज़्यादा है और ज़्यादा आकलन हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए जितने भी ज़रूरी बातें हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में रुक करना चाहते हैं दुर्ग की ओर। दुर्ग की बात जो है लगातार हम कहते आ रहे हैं, और दुर्ग में भी कुर्मी समाज और साहू समाज की बाहुलता देखने को मिलती है। यहाँ के कुर्मी समाज और साहू समाज के जो वोटर हैं वो तय करते हैं कि संसद में किसे भेजना है, दिल्ली के संसद में किसे बैठाना है। तो इस बार जो मुकाबला है, एक बार फिर से जो वर्तमान सांसद है विजय बघेल उनका है वर्सेज जो भूपेश बघेल है उनके जो कहना चाहिए विश्वास पात्र राजेंद्र साहू के बीच मुकाबला है। तो बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या भले ही राजेंद्र साहू को लोकसभा चुनाव लड़ने का इतना अनुभव नहीं है और विजय बघेल यहाँ पर मोदी की गारंटी को लेकर चुनावी मैदान में उतरे, तो भूपेश बघेल के एंट्री से कितना असर इस चुनाव में पड़ते नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल पूजा, जो है दुर्ग लोकसभा की बात कर दिया। दुर्ग लोकसभा में हमने देखा है कि जो 2019 का चुनाव था, वर्तमान सांसद है जो विजय बघेल जो है प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड से चुनाव जीतकर आए थे, और जिस तरह से वो विधानसभा चुनाव में वो भूपेश बघेल को घेराबंदी करने में कामयाब रहे। जब छत्तीसगढ़ में 9 सांसदों में 7 सांसदों की टिकट काट दी जाती है, तो उसमें एक चेहरा है जिसको दोबारा टिकट मिलती है, वो विजय बघेल है। विजय बघेल वो चेहरे हैं जिस पर बीजेपी लगातार भरोसा जताती दिख रही है। उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन राजेंद्र चुनाव की बात करते हैं क्योंकि राजेंद्र साहू चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। जब साहू समाज और कुर्मी समाज का वहां पर मुकाबला दिख रहा है, दुर्ग लोकसभा से अलग अलग क्षेत्रों पर कांग्रेस ने 4 प्रत्याशियों को मैदान पे उतारा, लेकिन राजेंद्र साहू दूसरे चरण के चुनाव के पहले अकेले नजर आ रहे थे, क्योंकि जो उनके जो विश्वसनीय चेहरे थे, चाहे ताम्रध्वज साहू हो चाहे भूपेश बघेल हो, वो अपने अपने क्षेत्र के चुनाव में बिजी थे। और उसी समय बीजेपी ने इसका लीड का फायदा उठाया, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने का तजुर्बा था, बड़े लीड के अंतर से विजय बघेल जीत कर आए हैं। लेकिन बघेल की एंट्री, भूपेश बघेल की एंट्री के साथ ही माहौल बदलता दिख रहा है। और भूपेश बघेल जो है जिस तरह से अपने तूफानी अंदाज के साथ दौरा कर रहे हैं, लोगों के साथ उनका एक जुड़ाव है और वो करते दिख रहे हैं, तो लगता है कि वहां पर भी ऐसा है कि वो भले बीजेपी दावा करे कि हम लीड को और बढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर मुकाबला बीजेपी के लिए भी इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, तो जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा इस बार बीजेपी की जीत की डगर जो है वो इतनी आसान नहीं रहेगा। अब रुक करते हैं रायगढ़ लोकसभा की सीट की ओर। ये सीएम साय का गढ़ माना जाता है। विष्णुदेव साय यहाँ से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं, और अब जो है यहाँ पर राधेश्याम राठिया को बीजेपी ने चुनावी मैदान पर उतारा है, और उसके विपरीत कांग्रेस ने मेनका सिंह को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। अब राजघराने की एंट्री के बाद इस बार का ये जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा रोचक और टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राजघराने की धमक यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अब आप बताएंगे मयंक, बहुत कम शब्दों में फिर से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ पर राधेश्याम राठिया है, कोई बहुत बड़ा चेहरा वो वहां पर नजर नहीं आते हैं, और ना ही प्रचार प्रसार जिस हिसाब से करना चाहिए वो उतने जड़ों से मजबूत नजर आते हैं। हालांकि सरल स्वभाव के बिल्कुल हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और क्या लग रहा है आपको कि क्या विष्णुदेव साय की जो प्रतिष्ठा यहाँ पर रायगढ़ लोकसभा सीट में है उसको बचाने में राधेश्याम राठिया सफल हो पाएंगे, या फिर राजघराने की मेनका सिंह, जिनका पूरा खानदान कांग्रेस से जुड़ा रहा है, सदियों से वो कांग्रेस सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पर एंट्री होने से इस बार जो जमीन है वो कमजोर पड़ती नजर आ रही है? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से बात आपने बताई कि रायगढ़ वो सीट है जहां पर कांग्रेस को छत्तीसगढ़ बनने के बाद से इंतजार है जीत का, यानी वो सीट कांग्रेस के लिए अभेद किला बन चुकी है। वहां पर लगातार जो विष्णुदेव साय जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है और वो वहां से लगातार जीतते हैं, उनको सीट से जीतने के बाद केंद्र में भी जगह मिली थी। लेकिन पिछला चुनाव में जब टिकट काटी गई तो गोमती साय वहां से जीत कर आई, गोमती साय को विधानसभा चुनाव लड़ा दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने भी वहां बड़ा दाव खेल दिया है। कांग्रेस ने वहां पर राज परिवार से, सारंगढ़ राज परिवार से ताल्लुकात रखती है मेनका सिंह, उनको वहां चुनाव मैदान पे उतारा है। तो वहां पर राजघराने का जो दखल है वो एक तरह से बहुत बड़ा दखल माना जाता है। भले बीजेपी में काफी सारे लोग राजघराने से हैं, जुदेव परिवार है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राजघराने का उनका अपना एक अलग कैडर है। तो ऐसी बात भी गाहे बगाहे निकल के आ रही है कि राजघराने के लोग बैकडोर से कांग्रेस के साथ में काम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के लिए डगर इसलिए आसान नहीं है, कांग्रेस के लिए रायगढ़ वो क्षेत्र है जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में एंट्री की थी, तो वहीं से एंट्री की थी। और लेकिन रायगढ़ में उसी दरमियान बहुत ज्यादा गुटबाजी कांग्रेस को देखने को मिली थी। जो प्रकाश नायक है, जो पूर्व विधायक थे, उनके साथ झूमा झटकी तक की नौबत आ गई थी, उनको वहां पर सभा स्थल में घुसने तक नहीं दिया गया था। तो कांग्रेस को आपसी गुटबाजी का वहां पर सामना करना पड़ता दिख रहा है। वही जो है बीजेपी के लिए राजघराना जो एक मुद्दा है जिसपे सेंध लगाती कांग्रेस दिख रही है।
बिल्कुल, तो हालांकि बोरेबासी खाकर प्रकाश नायक के घर कका ने इस बात पर पलीता लगाने की कोशिश जरूर की है कि कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक है। अब बात करते हैं जांजगीर चांपा सीट की। यहाँ पर जिस तरह से हमने पहले भी कहा था कि महंत परिवार का, यहाँ पर महंत परिवार का गढ़ माना जाता है और चरणदास महंत की काफी ज्यादा पकड़ इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और यहाँ से शिव कुमार डहरिया को कांग्रेस ने माफ कीजिएगा चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कमलेश जांगड़े को, यानी एक फ्रेश चेहरा अगर हम कहें, बीजेपी ने यहाँ पर कमलेश जांगड़े को चुनावी मैदान पे उतारा है। तो बता दें कि जो शिव कुमार डहरिया है, साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहीं से पहली बार भी लोकसभा चुनाव लड़ा था, जांजगीर लोकसभा सीट से। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब हारी हुई सीट पर दोबारा कांग्रेस ने उन्हें यहां पर भेज दिया है। हारी हुई सीट पर क्या कमाल कर पाएंगे शिव डहरिया? और ये जो कमलेश जांगड़े है, जैसा कि बीजेपी के लिए अब ये कथन चलता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बीजेपी किसी ऑटो चलाने वाले को भी टिकट दे देगी तो भी वो जीत जाएगी। इस तरह की बातें छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमको अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि कमलेश जांगड़े वर्सेस शिव डहरिया, क्योंकि मंत्री रह चुके हैं, बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, तो कितना ज्यादा यहाँ पर टक्कर आप समझ पा रहे हैं? जांजगीर की बात कर दी जाए पूजा, जांजगीर वो सीट है, वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर हमने देखा है कि प्रदेश में तमाम जो क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है, लेकिन जांजगीर से क्षेत्र पे जो लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभा है वहां कांग्रेस ने बढ़त ली है। कांग्रेस को वहां पर बड़े पैमाने पर वहां के विधायक जीत कर आए हैं और इसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। हमने यही देखा कि जब जांजगीर क्षेत्र में, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी चुनावी अभियान की शुरुआत करती है तो केंद्रीय जो गृह मंत्री अमित शाह की सभा सबसे पहले जांजगीर पे होती है। तब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कोरबा और रायपुर और दूसरी जगह में सभा ना होकर जांजगीर पे क्यों किया गया। तो जांजगीर पर कांग्रेस की जड़ें मजबूत होती दिख रही है। कांग्रेस के वहां पर बहुत सारे विधायक जीत कर आए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस को वहां पर उसका फायदा मिलता दिख रहा है। ये बात अलग है क्योंकि भाई शिव डहरिया के नाम से जो है कई सारे विवाद वहां पर देखने को मिले हैं। शिव डहरिया जो है उन्होंने बीते दौर पर कई तरह के बयान दिए थे और पूर्ववर्ती सरकार पे उनके ऊपर कई तरह के जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसे लेकर बीजेपी लगातार मुद्दा बनाते दिख रही है। वहीं जो आपने बात किया कि भाई चरणदास महंत की वहां पर बेहद दखल है, निश्चित तौर पर, क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है शक्ति क्षेत्र और जांजगीर क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से चरणदास महंत का पारिवारिक क्षेत्र माना जाता है और उस क्षेत्र पर महंत की दखल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब चूंकि चरणदास महंत की जो धर्मपत्नी वो खुद कोरबा से चुनाव लड़ रही है तो वो अपनी सीट, अपने चुनाव को छोड़कर इधर जांजगीर पर ध्यान नहीं दे पाते दिख रहे हैं और महंत और डहरिया के पुराने जो मनमुटाव हैं वो भी कहीं ना कहीं चुनाव पर जो असर डालते दिख रहे हैं पूजा। बिल्कुल। और कोरबा लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर दो दिग्गज नेत्रियों के बीच मुकाबला हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो महिलाएं आमने सामने हैं। सरोज पांडे जो बीजेपी की काफी ज्यादा मुखर, तेज तर्रार नेत्री मानी जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर ज्योत्सना महंत जो यहाँ की वर्तमान सांसद है और दोबारा से यहाँ पर सांसदी का चुनाव लड़ रही है। हालांकि उन्हें इस बात का गर्व जरूर है और इस बात को लेकर वो अति उत्साहित भी हैं कि जिस समय साल 2019 में मोदी लहर चली थी वो कोरबा सीट बचाने में कामयाब हो गई थी और ये जो सीट है वो कांग्रेस के पाले में चले गया। तो इस बार भी ज्योत्सना महंत इस बात को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन ये जो सीट है कोरबा सीट, जैसे कि हम बताएं, यहाँ पर गोंगपा की भी दखल है और गोंगपा पार्टी के जो वोटर्स हैं वो हार जीत का फैसला तय करते हैं। तो अब उनके भी एक प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान पर उतर चुके हैं। तो इसका कितना फायदा बीजेपी को होता है, कितना कांग्रेस को होता है, ये समय, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बार जो टक्कर है कोरबा में वो कांटे की टक्कर है और इस बार ये नहीं कहा जा सकता कि इस सीट पर दोबारा जीत पाना कांग्रेस के लिए इतना ज्यादा आसान होने वाला है। अब रुक करना चाहेंगे बिलासपुर पर। काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल ये सीट है और हॉट सीट तब बन गई जब यहां पर देवेंद्र यादव जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे। युवा चेहरा है। हालांकि बिलासपुर सीट सामान्य सीट है लेकिन इस बार ओबीसी फैक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और जहाँ ओबीसी वर्ग से आने वाले देवेंद्र यादव पर कांग्रेस ने यहाँ पर दांव खेला, तो वहीं दूसरी ओर तोखन साहू को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने घेराबंदी करने की कोशिश की और साहू वोटरों की साधने की कोशिश भी भरसक की है बीजेपी ने। तो इस बार इस लिहाज से ये चुनाव काफी ज्यादा रोचक हो जाता है क्योंकि युवा चेहरे हैं, युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय, और जब से यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे लगातार अपने बयान के चलते, चाहे वो एसडीएम के साथ हो, अधिकारियों के साथ हो, निर्वाचन अधिकारियों के साथ हो या पुलिस के साथ हो, ये तमाम तरह के जो बयान लगातार यादव देते आ रहे हैं। जेल भेजने की बात वो यहाँ से करते नजर आते हैं। उनके होटल पे जहां वो ठहरे हुए हैं वहां पर जब छापामारी की कार्रवाई करते हैं उस समय काफी आक्रामक देवेंद्र यादव नजर आते हैं। हालांकि अगर उसके इतर देखें तो तोखन साहू काफी शांति प्रिय यहाँ पर जो प्रत्याशी
प्रत्याशी के रूप में हैं और भले ही यहाँ पर फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले बीजेपी के योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर सभा हुई, यानी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी सीट पर जीत दर्ज करने की। हालांकि बीजेपी की ये कोशिश और देवेंद्र यादव का चार्म, दोनों में से किसका जादू इस बार चलता नजर आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और अब रुक करना चाहेंगे सरगुजा सीट पर, और सरगुजा सीट के बारे में मैं नहीं, आपको मयंक बताएंगे। बिल्कुल पूजा, जिस तरह की बात आपने बताई कि जो है बिलासपुर क्षेत्र की बात हो, कोरबा की बात हो, अलग अलग सीटों पर हमने चर्चा की, लेकिन सरगुजा में हमने देखा कि सरगुजा क्षेत्र जो है वहां पर प्रचार के अंतिम दौर पे भी बीजेपी ताकत झोंकती नजर आ रही है सरगुजा पे, क्योंकि प्रत्याशी चिंतामणि महाराज है। चिंतामणि महाराज जो है कांग्रेस में थे, हालांकि वो पहले बीजेपी में रहे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पे थे और कांग्रेस सरकार पर उनको महत्वपूर्ण पद भी दिया गया था, लेकिन फिर से वो बीजेपी पर वापसी किए हैं और अब उनके प्रचार के अंतिम दौर पे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वहां पर सभा हुई है। कहीं ना कहीं जो है सरगुजा क्षेत्र पे सीधे का गढ़ माना जाता है, उस गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी अंतिम दौर तक ताकत झोंकती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने शशि सिंह, जो कि काफी युवा नेत्री है और हमने देखा है कि काफी एनर्जेटिक जो है वो नेत्री मानी जाती है, और हमने देखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान भी वो लगातार राहुल गांधी के साथ कदम ताल करती दिखी है। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि सरगुजा क्षेत्र में भी राज परिवार का जो है वो दाव कांग्रेस ने खेला है और उस क्षेत्र पर सीधेव की जो है प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी की ओर से चिंतामणि महाराज को लाया गया है। तो देखने वाली बात है कि चिंतामणि महाराज के आने से बैकडोर से जो बीजेपी के लोग हैं वो भी कांग्रेस के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की बातें भी गाहे बगाहे निकल के आ रही है। ये तो अब परिणामों में पता चल पाएगा कि वो क्या होता है, क्योंकि उस क्षेत्र से जो सांसद थी, ये बात जरूरी है बताना, क्योंकि उस क्षेत्र से जो सांसद थी रेणुका सिंह, उनको केंद्रीय मंत्री का तवज्जो मिला था, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था, उन्हें बाद में विधानसभा चुनाव लड़ा दिया गया और तो और मंत्रिमंडल पे भी नहीं लिया गया। तो इन सारे चीजों की नाराजगी कहीं इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखने ना मिल जाए, ये भी एक बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है पूजा। बिल्कुल, तो ये थी 7 लोकसभा सीट को लेकर थोड़ी सी विश्लेषण। हालांकि बहुत ज़्यादा हमने आपको नहीं बताया है क्योंकि समय भी नहीं है, और जितना भी बताया वो सटीक शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाज़त। जय जोहार, नमस्कार।